ओके, तो हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पहले बेसिक देख लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये कोई कंडक्टर है, अभी कंडक्टर है, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी से कनेक्ट हो गया, 20 वोल्ट की बैटरी है, मैं इसको कुछ वैल्यू मान लेता हूँ 12 वोल्ट। हमने 12 वोल्ट मान लिया, तो प्लस और ये माइनस, प्लस वाले को हम मान लेते हैं 12 पर और माइनस वाले को मान लेते हैं 0 वोल्ट। ठीक है, तो ये 12 पे मान लिया मैंने, 12, ये A है और ये B है, तो ये तो यहाँ कनेक्टेड है, ये कितना वोल्ट हो जाएगा 12 वोल्ट, ये वाला कितना वोल्ट हो जाएगा 0। क्लियर, तो भाई ये यहाँ कनेक्टेड है, ये 12 वोल्ट से। अब हमने एक रिलेशन पढ़ रखा है कि E इक्वल्स माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा R। ठीक है, ये क्या बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलोंग द डिक्रीजिंग पोटेंशियल होता है, यानी उस तरफ होता है जिधर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होता है। तो A से B की तरफ, यहाँ 12 है, यहाँ 0 है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा इस डायरेक्शन में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा, F इक्वल्स Q इनटू E। इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, माइनस E इनटू E। तो ये इलेक्ट्रॉन्स पे किधर फोर्स लगाएगा, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट साइड में है तो फोर्स जो है उन पर लेफ्ट साइड में लगेगी, तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में भागने लगेंगे। ठीक है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में भागने लगेंगे। हम जो करंट अज्यूम करेंगे, जो कन्वेंशनल हम करंट मानते हैं, उसको हम इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट मानते हैं, तो करंट जो होगा वो इधर फ्लो होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका करंट। तो मैं इसको समराइज करूं, सबसे पहले आपने क्या सेटअप किया, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ने क्या डेवलप किया, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर दिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या एक्सर्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगा दी, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगा दी, फोर्स ने इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करा दिया, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, करंट उसके अपोजिट फ्लो करने लगा, करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो। ठीक है, तो ये है भाई, ये मान लो कोई कंडक्टर है, हमने कोई कंडक्टर माना। अब भाई ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया में मान सकता हूँ, इसका एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो करते हैं, करंट को हम उसका अपोजिट मानते हैं। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ चार्ज बोल रहा हूँ, चार्ज जो है वो इस एरिया को फ्लो करके जा रहा है। ठीक है, तो करंट इज सिंपली डिफाइंड एज, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो दैट इज चार्ज अपॉन टाइम। तो करंट को हम बोलते हैं चार्ज अपॉन टाइम, ये सिंपल है। चार्ज की यूनिट होती है कूलम, टाइम की यूनिट सबको पता सेकंड, तो करंट की यूनिट कितनी हो जाती है, एम्पियर। तो अगर मैं लिखना चाहूं व्हाट इज 1 एम्पियर, 1 एम्पियर इज 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड। सो यू कैन से डिफाइन कर सकते हो, 1 एम्पियर इज द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन व्हिच 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू इट इज फ्लोइंग थ्रू इट इन 1 सेकंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। थोड़ा और इसे डिटेल में देखें तो करंट जो है वो एवरेज हो सकता है और इंस्टेंटेनियस हो सकता है। अगर मैं एवरेज करंट निकाल लूंगा तो वो हो जाएगा Q बाई टी या डेल्टा Q बाई डेल्टा टी, यानी कितना चार्ज फ्लो हुआ कितने टाइम में। लेकिन अगर मैं इंस्टेंटेनियस करंट निकालूंगा, इंस्टेंटेनियस, तो इट विल बी dQ बाई dt। याद है भाई, इंस्टेंटेनियस करंट इज dQ बाई dt, यानी डिफरेंशिएट करके निकाल दूंगा। अब मुझे एक और चीज पता है भाई, इंस्टेंटेनियस करंट dQ बाई dt, dQ बाई dt आपको स्लोप देता है, तो करंट इज आल्सो इक्वल टू, तो इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल टू dQ बाई dt, दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ QT ग्राफ। ठीक है, बता दिया स्लोप ऑफ QT ग्राफ, तो करंट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ QT, QT मतलब चार्ज टाइम ग्राफ। ठीक, तो ये मैंने निकाल लिया। अब अगर मैं इसको थोड़ा उल्टा लिखूं, मतलब I को अगर मैं dQ, ये तो मैंने करंट के बारे में निकाल दिया, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। अब अगर I को मैं dQ बाई dt लिखता हूं, तो मैं dQ को क्या लिख सकता हूं, dQ कैन बी रिटन एज I dt, जिसको इंटीग्रेट कर दे रहा हूं, तो मुझे टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो व्हाट इज टोटल चार्ज, इंटीग्रेशन ऑफ I dt, लिमिट लगा देंगे हम, जो भी लिमिट होगा, तो इंटीग्रेशन हमको क्या देगा, इंटीग्रेशन क्या देता है भाई, एरिया, एरिया अंडर विच ग्राफ, IT ग्राफ, तो एरिया अंडर IT। ठीक है, तो सिंपल है, अगर आपको चार्ज निकालना है तो ज्योमेट्रिकली इट इज इक्वल टू एरिया अंडर IT ग्राफ, और बाकी इंटीग्रेशन से निकाल सकते हो। अगर आपको करंट निकालना है तो आप डिफरेंशिएशन से इसको निकाल। तो भाई देखो ओम्स लॉ, देखो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट देखो,
The electric current in any conductor is proportional to the potential difference between its ends, other factor remaining constant. ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो बिल्कुल सिंपल है। कोई भी पर्सन है, उसको 220 वोल्ट का झटका लगा, तो उसकी बॉडी में मान लो जो भी करंट फ्लो हुआ 2 एम्पीयर। अब मान लो उसे 440 वोल्ट का झटका लगाओ, तो करंट कितना फ्लो होगा? 4 एम्पीयर। यानी कि ज्यादा वोल्टेज दोगे तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा, ज्यादा तेज झटका फील करेगा वो। ठीक है, तो सिंपल। तो अगर मैं बोलूं पोटेंशियल अप्लाइड करंट फ्लो के प्रोपोर्शनल होता है तो V इज प्रोपोर्शनल टू I। अब प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो क्या आएगा? कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। ये कांस्टेंट हो जाएगा हमारा R इज नोन एज रेजिस्टेंस। तो ये हो गया हमारा ओम। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ सिंपल है। यहाँ पे मैंने V ले लिया, यहाँ पर I हो गया, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा। अब R को क्या लिख सकता हूं मैं? R कैन बी रिटन एज V अपॉन I। तो ये V यानी y एक्सिस है, I x एक्सिस है, तो R इक्वल्स V अपॉन I दैट इज इक्वल टू स्लोप। R इक्वल्स V अपॉन I दैट इज इक्वल टू स्लोप। यानी इसकी अगर आप स्लोप निकाल दोगे VI ग्राफ की तो आप, लेकिन ये चीज का ध्यान रखना कि भाई VI का ही ग्राफ होना चाहिए, तब आप उसकी स्लोप निकालोगे तो रेजिस्टेंस। तो देखो भाई ये रेजिस्टेंस क्या होता है? The resistance of the conductor is the opposition offered by the conductor to the flow of electric current passing through। जब इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर से पास होगा तो उसको जो भी रेजिस्टेंस मिलेगा, जो भी हिंड्रेंस आएगा उसके पास में, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो अगर मैं इसको देखना चाहूं तो रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कंडक्टर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतने ज्यादा उसके कोलिजन होंगे, रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो यानी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों को अगर मैं क्लब कर दूं तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L by A, तो ये हो जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो क्या आएगा हमारा? कांस्टेंट आ जाएगा। तो प्रोपोर्शनलिटी हटेगी, कांस्टेंट आएगा रो L by A। दिस कांस्टेंट रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। याद रखना, दिस कांस्टेंट रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ठीक है, अभी हो गया हमारा रेजिस्टेंस। तो फाइनली हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई? तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई रो L अपॉन A। ठीक है, इसमें L लेंथ है, A एरिया है कंडक्टर का। रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है? रेजिस्टेंस की SI यूनिट लिख दे रहा हूं। रेजिस्टेंस की SI यूनिट होती है ओम, सिंबल ये होता है। ठीक है भाई, ये सबको पता होगा, सिंबल ये होता है। अब अगर मैं देखूं कि रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है भाई, किन पर डिपेंड कर रहा है? लेंथ पर कर रहा है, ठीक है, एरिया पर कर रहा है और रेजिस्टिविटी पर कर रहा है। और रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है मटेरियल पर, कि भाई मटेरियल कौन सा है, एंड टेम्परेचर। इस पर डिपेंड करती है, मटेरियल पर और टेम्परेचर। ये कैसे डिपेंड करती है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है मटेरियल और टेम्परेचर। तो अब देखो हमने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को देखा, इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं रेजिस्टेंस को और रेजिस्टिविटी को। रेजिस्टेंस होता है रो L अपॉन A, इसको थोड़ा समझना। अगर मैं कंडक्टर को मानूं, अब हमें आगे क्वेश्चंस आएंगे कि कंडक्टर की लेंथ को हम इंक्रीज कर देंगे तो रेजिस्टेंस पे क्या चेंज होगा, उसकी लेंथ को कम कर देंगे या ज्यादा कर देंगे। ठीक, लेकिन अगर मैं एक सिचुएशन देखूं, अगर मैं इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रखता हूं, कंडक्टर का वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहेगा। आप कोई भी चीज है उसे इंक्रीज करो डिक्रीज करो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वही रखोगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो रेजिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूं? R इक्वल्स रो L। मुझे केवल लेंथ के पर्सपेक्टिव में देखना है, L वॉल्यूम कितना होता है? एरिया इनटू लेंथ। तो भाई इस एरिया को क्या लिख सकता हूं मैं? एरिया कैन बी रिटन एज V by L। ये कितना आ जाएगा? रो L स्क्वायर, रो L स्क्वायर बाई V। तो रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल आ गया? L स्क्वायर। ये याद है। तो आगे क्या करेंगे, अगर हम रेजिस्टेंस को डायरेक्ट लिखना है कि लेंथ से कैसे वेरी कर रहा है, तो वी कैन सिंपली से रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। दूसरा, अगर मैं इसको एरिया के टर्म्स में लिखना चाहूं तो रो L अपॉन A, L को हटाऊंगा, L को क्या लिख सकता हूं? V अपॉन A। तो रो V अपॉन A डिवाइडेड बाई A, तो रो V अपॉन A स्क्वायर। तो रो और वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो यानी क्या मिल रहा है इससे? रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर।
ये मैं तब निकाल रहा हूं जब मैं बाकी पैरामीटर को इग्नोर कर रहा हूं, यानी केवल रेजिस्टेंस को लेंथ के टर्म्स में निकाला है मैंने। वेरिएशन कैसे होगा, रेजिस्टेंस को एरिया के टर्म्स में निकाला है कि वेरिएशन कैसे। ठीक, अब जो रेजिस्टिविटी हमने पढ़ी है उसको भी देख लेते हैं, उसपे हम बाकी आगे भी पढ़ेंगे, बट उसको सिंबल क्या होता है, रो। रेजिस्टिविटी को अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, रो एल बाई ए। तो रेजिस्टिविटी कितनी आ जाएगी, आर ए बाई एल। ठीक है, रेजिस्टिविटी का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो रो इक्वल्स आर ए बाई एल। ठीक, तो अब अगर मैं एक कंडक्टर ले लूं, अब इसमें कुछ पैरामीटर तो मेरे हाथ में है। क्या मेरे हाथ में, इसका एरिया मैं अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकता हूं। इसका एरिया मैंने ले लिया 1 मीटर स्क्वायर, इसकी लेंथ भी ले ली मैंने 1 मीटर ले ली। तो जब मैं इसमें वैल्यू डालूंगा r इक्वल्स रो इंटू 1/1, तो इससे मुझे क्या मिलेगा, r इक्वल दिस। अब देखो मैं इसको कैसे डिफाइन कर सकता हूं, ध्यान से सुनना। रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, of a conducting material is equal to the resistance offered by the conductor having a length of 1 meter and having a cross section area of 1 meter square. Clear? The resistivity of a substance is equal to the resistance of that conductor having a length of 1 meter and having a cross section area of 1 meter square. Clear? तो भाई देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको मैं दो तरीके से कराऊंगा। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, कोई कंडक्टर है उसको हमने खींच के 4 गुना बढ़ा दिया। ठीक है, फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस इफ द इनिशियल रेजिस्टेंस इज वॉल्स होना चाहिए। इफ द इनिशियल रेजिस्टेंस वॉल्स 10 ओम, अगर इनिशियल रेजिस्टेंस 10 ओम था तो अब उसका नया रेजिस्टेंस कितना हो गया। तो अगर मैं इसको सिंपल बनाऊं, भाई ये मेरे पास कोई वायर था, ये मेरे पास कोई वायर था, ये रहा, इसका एरिया होगा A1 A होगा, लेंथ L1 L ले लिया मैंने, इसका रेजिस्टेंस कितना गिवन है 10 ओम, ये गिवन है। अब मैंने इसको खींचा, 10 गुना बड़ा कर दिया। अगर मैं इसको खींच के 10 गुना बड़ा करूंगा तो भाई खुद ही सोचो, L2 हो गया 10L, तो एरिया कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो एरिया कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा वो मुझे नहीं पता, तो मैंने उसको A2 लिखा। अब नया रेजिस्टेंस कितना होगा वो मुझे बता। ठीक, आप चाहे खींचो चाहे दबाओ कुछ भी करो, आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहना है। तो वॉल्यूम VI विल बी इक्वल टू VF। तो इनिशियल वॉल्यूम इज A1 L1, फाइनल वॉल्यूम इज A2 L2। तो A1 कितना है A, L1 कितना है भाई L, A2 कितना है A2, L2 कितना है, सॉरी मैंने 4 गुना किया, क्वेश्चन में है 4 गुना बढ़ाया है, लेंथ को कितने गुना बढ़ाया है 4 गुना। ठीक है, L2 को कितना लिखूंगा मैं 4, लेंथ को मैंने खींच के 4 गुना बढ़ा तो 4L हो गया। तो A2 कितना आया A/4। अब इनिशियल रेजिस्टेंस मुझे गिवन है, फाइनल रेजिस्टेंस मुझे निकालना है। अगर मैं वैल्यू लिखूं तो R1 विल बी रो L1 by A1, R2 विल बी रो L2 by A2। तो जब मैं लिखूंगा डायरेक्ट डिवाइड कर दे रहा हूं, R2 by R1 is रो L2 by A2 रो L1 by A1, रो से हो गया। अब L2 by L1 into A1 by A2, R2 तो मुझे बताना है R2, R1 कितना है भाई 10। अब यहाँ पे बताओ L2 कितना है, L2 है 4L, L1 कितना है L, A1 कितना है, A1 तो A है, और A2 कितना है A/4। ये कट जाएगा इससे, ये कट जाएगा इससे, ये ऊपर आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो खुद ही बताओ कितना आ जाएगा। R2 विल बी, यहां से सॉल्व कर रहा हूं, 10 into 16, 10 into 16 कितना आ गया 160, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, 10 into 16 160। अब इसको मैं देख दूसरे तरीके से भी कर सकता हूं, जिससे मैं डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूं। देखो उन्होंने बताया कि लेंथ को उन्होंने 4 गुना किया है, तो मैं सिंपल बोल दूं ना कि R is proportional to L square। अगर मैं बाकी सबको इग्नोर करता हूं तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है R is proportional to L square। तो लेंथ 4 गुना हो गया है, तो L1 तो L है हमारा, या फिर मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं कि भाई लेंथ आपने 4 गुना किया
तो डायरेक्ट बोल दूं R1 कितना होगा भाई, R1 विल बी प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर एंड R2 विल बी प्रोपोर्शनल टू लेंथ को आपने 4 गुना कर दिया तो 4L का स्क्वायर। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूं R2 अपॉन R1 इक्वल्स 4L का स्क्वायर अपॉन L का स्क्वायर, कितना आ गया 16। तो R2 इज R1 का मल्टीप्लाई कर दूं R1 कितना है 10 into 60 that is 160। ठीक है, तो ये हो गया भाई हमारा। तो भाई देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, if the length of a wire is increased by 10% find the percentage increase in resistance। कोई लेंथ है इसको हमने 10% बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस में कितना इंक्रीमेंट होगा। तो अगर मैं सिंपल देखूं तो इनिशियल लेंथ L1 को अगर मैं रेजिस्टेंस जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है L के स्क्वायर के, ठीक है, ये सबको पता है। तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, ठीक है, ये हमें पता है। L1 लेंथ कितनी ले लूं अगर मैं L, अगर मैंने इसको 10% बढ़ाया तो ये आप सबको समझ आता होगा, तो ये 1.1 into L हो जाएगी क्योंकि 1 का 10% 0.1। तो L1 L है तो L2 कितना हो गया 1.1 into L। तो रेजिस्टेंस तो इसका स्क्वायर होता है, तो इससे मुझे R1 कितना मिलेगा, R1 मिलेगा R, लेकिन R2 कितना मिलेगा, इसका स्क्वायर R हुआ तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1.1 का स्क्वायर 121 यानी 1.21 into R। समझ आया, ये इसके प्रोपोर्शनल होता है लेंथ की, जैसी लेंथ है इसका स्क्वायर कर दो। अब मुझे परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालेंगे, R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू 100। तो R2 है कितना 1.1 R माइनस R अपॉन R इंटू 100। तो इसको भाई सॉल्व कर लो, ऊपर आ जाएगा 0.21 R अपॉन R इंटू 100। R से R गया तो कितना परसेंट आ गया भाई 21। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। तो देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अ होलो सिलेंडर ऑफ लेंथ L, ये एक सिलेंडर है, होलो सिलेंडर है, मतलब एक ये है अंदर का सरफेस, फिर इसके बाहर का सरफेस है। ये होलो सिलेंडर ऑफ लेंथ L है, इनर एंड आउटर रेडियस A एंड B, इनर रेडियस A है और आउटर रेडियस, ये इसी सिलेंडर का साइड व्यू बना हुआ है इधर से। जब हम सिलेंडर को साइड से देखेंगे तो एक सर्कल दिखेगी, तो इनर रेडियस कितना है A और आउटर रेडियस कितना है B। तो एक हॉलो सिलेंडर है, वो इनर रेडियस A आउटर रेडियस B। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सिलेंडर, इसका हमें रेजिस्टेंस बताना है। रेजिस्टिविटी इज रो, ठीक है। अब रेजिस्टेंस किसके अक्रॉस बताना है वो भी ध्यान से सुनो, अक्रॉस इट्स एंड्स M और N एंड, मतलब M और N के अक्रॉस, इनके अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है। दूसरे पार्ट में बताना है अक्रॉस इनर एंड आउटर सरफेस P and Q, ठीक है। तो ये देख लो, ये आपको समझ आ गया होगा। तो मैं पहला वाला पार्ट कर रहा हूं, ठीक है। पहले वाले पार्ट में देखो मुझे रेजिस्टेंस बताना है M और N के अक्रॉस। तो मैं यहाँ एक बैटरी मान लेता हूँ, ये मैंने बैटरी मानी, तो करंट तो ऐसे फ्लो होगा, ऐसे जाएगा। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती कितनी है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है R इक्वल्स रो L अपॉन A, ठीक है भाई। तो R इक्वल्स रो, तो रो है L, कितना लेंथ मिलेगा भाई उसको, इसकी लेंथ आपको गिवन है लेंथ L, तो लेंथ मिल जाएगी A। एरिया कितना मिलेगा भाई, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये हॉलो है भाई, इतना ही अंदर है और अंदर से हॉलो है, तो बाहर का एरिया कितना होगा, ये इस तरीके से है, बाहर का एरिया होगा पाई इंटू बी स्क्वायर, बट अंदर तो हॉलो है, तो पाई बी स्क्वायर में से पाई ए स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर एरिया कितना आ जाएगा पाई बी स्क्वायर माइनस पाई, ये आ गया आपको रेजिस्टेंस। ये किसके अक्रॉस रेजिस्टेंस आ गया हमारा, M और N के अक्रॉस आ गया। ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, ये नोट कर लो। अब मैं सेकंड पार्ट पे आ रहा हूं, ये मैं इरेज कर रहा हूं, जो भी मैंने किया है ये मैंने इरेज कर दिया, ये बैटरी यहां से हटा दी, पूरा रेड वाला पोर्शन जो बनाया था ये हटा दिया। अब मुझे रेजिस्टेंस कहां के अबाउट निकालना है, अब मुझे रेजिस्टेंस निकालना है P और Q के अबाउट। तो अब मैं यहां बैटरी कनेक्ट करूंगा, ये तो अब करंट कैसे जाएगा भाई, यहां से करंट जाएगा, यहां से जाएगा और यहां से जाएगा। अब थोड़ा डिफिकल्ट है भाई, तो अब क्या होगा खुद ही सोचो। जब यहां से करंट जाएगा तो इस तरीके से कोई चीज है, ऐसी कोई चीज है, तो यहां से टकराएगा फिर यहां बाहर जाएगा, तो धीमे धीमे सरफेस एरिया बड़ा हो रहा है, ये छोटा है फिर और बड़ा हो रहा है, फिर और बड़ा हो रहा है, फिर और बड़ा हो रहा है, तो धीमे धीमे सरफेस एरिया बड़ा हो रहा है। अगर सरफेस एरिया बड़ा हो रहा है तो वेरिएबल पैरामीटर आ गए। जब भी वेरिएबल चीजें होती है तो हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूं, मुझे करंट को P से Q पे भेजना है, तो मैंने क्या माना
यहां पर x डिस्टेंस पर ये एलिमेंट मान लिया dx, x डिस्टेंस पे कौन सा एलिमेंट मान लिया dx, तो x डिस्टेंस पे मैंने एलिमेंट मान लिया dx। अब जब मेरा करंट इसको पार करेगा तो उसको कितनी लेंथ मिलेगी, छोटी सी लेंथ dx मिलेगी। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, इसको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ρl अपॉन a, ये तो टोटल फॉर्मूला होता है। मुझे रेजिस्टेंस चाहिए तो मैं dr लिख रहा हूं, dr मुझे छोटे से रेजिस्टेंस इस एलिमेंट का चाहिए, रो लेंथ की जगह क्या डालूंगा d, कितनी लेंथ है भाई, करंट ऐसे जा रहा है, ध्यान रखना ये लेंथ नहीं ली जाएगी, अब ऐसे जा रहा है, इसको क्रॉस करके जा रहा है तो ये लेंथ ली जाएगी, तो रो इंटू dx अपॉन a। अब एरिया कितना आएगा खुद ही सोच के देखो, इसका एरिया कितना आता है, ये वाला एरिया 2 पाई r इंटू l, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r l होता है, तो 2 पाई कितना 2 पाई x, क्योंकि अभी रेडियस x है, इंटू l, ये मैंने लिख दिया, l इसकी लेंथ है जो हमें पता है, ये मुझे मिल गया छोटा सा रेजिस्टेंस। इसको इंटीग्रेट कर दूं, इसको इंटीग्रेट कर दिया, यहां तो टोटल रेजिस्टेंस, वेरिएबल कौन है x, x मतलब ये रेडियस, तो कहां से शुरू हो रहा है ये वाला हिस्सा, यहां से शुरू हो रहा है, यहाँ x की वैल्यू कितनी है a, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है b, तो लिमिट a से लेके b तक डाल दी भाई, तो रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, रो अपॉन 2 पाई l बाहर निकल आया, 1 बाई x का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1 बाई x का इंटीग्रेशन होता है ln x, तो ln x लिमिट लगा दी a से लेके b तक। अब मैं इधर और सॉल्व कर दे रहा हूं उसको, r इक्वल्स रो अपॉन 2 पाई l ln b माइनस ln a, ये सबको पता होगा भाई, ln b माइनस ln a, लिमिट डाल दी मैंने, तो r इक्वल्स रो अपॉन 2 पाई l ln b माइनस a इज ln b अपॉन, दिस इज योर, ठीक है भाई। तो देखो अब हमें देखना है करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी क्या होता है, J से डिनोट करते हैं, करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है G। अगर मैं इसको देखूं, ये कोई ये है कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो करके जा रहा है, ये आपका एरिया है, एरिया वेक्टर आपको बताया था सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो ये आपका J वेक्टर होता है। तो करंट डेंसिटी करंट के डायरेक्शन की तरफ होता है, ये याद रखना, करंट स्केलर होता है बट करंट डेंसिटी वेक्टर होती है। तो जब आप करंट डेंसिटी सॉल्व करोगे तो J इक्वल्स I अपॉन A, ये सिंपल होता है करंट डेंसिटी I अपॉन A। ऐसा यूनिट कितनी आ जाएगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, तो ये आगे आपकी करंट डेंसिटी। थोड़ा सा इसमें अगर हम चेंज करके देखें तो कैसे, ये मैंने लिया, मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसे कट कर दिया, ऐसे कट कर दिया। अगर मैंने इसको ऐसे कट कर दिया, खुद ही सोचो, ये जो चीज ऐसी थी मैंने इसको ऐसे कट कर दिया, ऐसे कट करने से आपको लग रहा है एरिया बढ़ गया, बट भाई करंट फ्लो पे थोड़ी कोई फर्क पड़ा है, करंट फ्लो तो वैसा ही है जैसा हो रहा था, तो एरिया बढ़ गया, आपको लग रहा है कि एरिया बढ़ गया। और दूसरी बात, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर था, तो अब एरिया वेक्टर किधर हो गया, ऐसे हो गया, टिल्ट हो गया एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर बढ़ भी गया। लेकिन एरिया वेक्टर बढ़ने से करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, करंट तो उतना ही आ रहा है, तो करंट डेंसिटी भी उसी के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, अगर मैं यहाँ डॉटेड एरिया बनाऊं ये वाला, तो भाई इफेक्टिव सोच के देखो, जो चीजें इस छोटे सर्कल से निकल रही है वही तो इस बड़े सर्कल से निकलेंगी, तो ये एरिया हमें दिखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन इफेक्टिव एरिया कौन सा है, ये डॉटेड वाला है, तो ये जो डॉटेड वाला है वही इफेक्टिव एरिया है। तो अगर इनके बीच में एंगल थीटा मानो, और ये अगर मेरा A है, ये बड़ा वाला एरिया A है, तो ये वाला एरिया कितना होगा, A cos, ये वाला एरिया कितना होगा भाई, A cos थीटा होगा। समझ आया कि नहीं। और J वेक्टर अभी भी उधर होगा जिधर करंट जा रहा है, करंट जिधर जाता है उधर ही J वेक्टर होगा। अब ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। किसी को अगर ये एंगल में दिक्कत आ रही है तो भाई वो सिंपल पता कर सकता है, ये एंगल पता कर लो, यहां से ये लाइन ड्रॉ करो, तो ये लाइन ड्रॉ करो, ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा, तो ये वाला कितना हो जाएगा 90। चलो मैं सिंपल दूसरा तरीका बता दे रहा हूँ, आप सिंपल ये देख लो, ये एंगल थीटा था हमारा, और ये एंगल भी हमने थीटा बोल दिया। जिसको डाउट हो उसमें एंगल पता करने वो ऐसे देख लिया करो, ऐसे बना लिया करो फिगर भाई। यहाँ पर देखो, ये ऊपर वाली लाइन और ये तिरछी लाइन के बीच में एंगल है थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा,
तो ये वाला कितना हो जाएगा थीटा, यही तो है, ये सीधी लाइन और ये तिरछी लाइन, ये सीधी लाइन ये तिरछी, तो ये थीटा इन 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, ठीक है, तो ये हमें मिल गया। अब मैंने क्या बताया, एरिया हमारा भले ही बड़ा हो गया लेकिन इफेक्टिव एरिया अभी भी वही है a cos थीटा, यानी इफेक्टिव एरिया वही है जो इधर था। तो यहाँ पर हम a ले रहे थे लेकिन यहाँ इफेक्टिव एरिया a cos थीटा हो गया। तो अब अगर मैं j को लिखूंगा तो j विल बी I अपॉन a cos थीटा, तो I विल बी j a cos थीटा, तो I विल बी j a cos थीटा, तो I कितना आ गया भाई, j डॉट प्रोडक्ट याद है, ये हो गया हमारा करंट डेंसिटी। तो भाई ये देखो रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलेशन बिटवीन J एंड E, कभी-कभी इसको वेक्टर फॉर्म में ओम्स लॉ भी बोलते हैं। तो सिंपल देखो V इक्वल्स I इनटू R, तो मैं V को क्या लिख सकता हूँ, ये रिलेशन पता है ना आपको, E इक्वल टू V बाई R V बाई L, E इक्वल टू dV बाई dR से रिलेशन आता है E इक्वल टू V बाई L। तो V को क्या लिख सकता हूँ मैं, E इनटू L, और I, अब R को क्या लिखूंगा मैं, ठीक है, तो R को अब मैं क्या लिखूंगा, R इज रो L अपॉन A, अब L से L कैंसिल आउट हो गया, तो I अपॉन A कितना आ गया, I अपॉन A कम्स आउट टू बी E अपॉन रो रेजिस्टिविटी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, J, तो J इक्वल्स 1 अपॉन रो इनटू E। अब मैं दो चीजें आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना फिर मैं अप्लाई करूंगा। एक होता है हमारा रेजिस्टेंस, एक होता है हमारी रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस को R से डिनोट कर रहे हैं, रेजिस्टिविटी को रो से। रेजिस्टेंस का जो अपोजिट होता है या जो रेसिप्रोकल होता है, रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है कंडक्टेंस, G। रेजिस्टिविटी का जो होता है, तो रेजिस्टिविटी का अपोजिट जो होता है वो होता है कंडक्टिविटी, सिग्मा, कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं सिग्मा। तो अगर मैं रिलेशन निकालूं तो R की वैल्यू होती है 1 अपॉन G, R इज इक्वल टू 1 अपॉन G एंड रो इक्वल्स 1 अपॉन सिग्मा, ये याद रखना। रेजिस्टेंस इज इनवर्स ऑफ कंडक्टेंस एंड रेजिस्टिविटी इज इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर आपको 1 अपॉन रो बनना है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, J इक्वल सिग्मा इनटू, ये आ गया भैया। तो देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये हमें स्फीयर दे रखा है, होलो स्फीयर, इनर रेडियस a, आउटर रेडियस a, फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन इनर एंड आउटर सरफेस। तो रेजिस्टेंस पूछा इनर आउटर सरफेस। अगर मैं एक बैटरी कनेक्ट करता हूं, तो ये मैंने बैटरी कनेक्ट की, मान लो ये मैंने बैटरी कनेक्ट की, ये और ये, तो बैटरी करंट फ्लो कराएगी अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है। तो मुझे अंदर से बाहर की तरफ जाना है, ये मुझे याद रखना है, अंदर से बाहर, ठीक। तो मुझे ये याद रखना है, मुझे ए पॉइंट से, मान लो ए पॉइंट मान लेता हूँ और इसको बी मान लेता हूँ, मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है। अब मैं बैटरी को हटा दे रहा हूँ, सिर्फ ये करने के लिए था कि करंट किधर जाएगा, ए से बी की तरफ जाएगा। अब मैं कैसे सॉल्व करूँ इसको, ठीक है, ए से बी की तरफ जाना है, तो मैं क्या करता हूँ, आर डिस्टेंस पे जाता हूँ और एक एलिमेंट मान लेता हूँ, आर डिस्टेंस पे dr थिकनेस का एक एलिमेंट मान लेता हूँ। तो मुझे लेंथ कितनी क्रॉस करनी है, dr। तो अभी मैंने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप सबको बताया था, रेजिस्टेंस इज रो L अपॉन A। तो dr कितना आ जाएगा मेरा, तो dr विल बी रो, लेंथ की जगह कितना क्रॉस करना है मुझको, dr अपॉन एरिया कितना होगा इसका, ध्यान से देखो इसका एरिया, ये एरिया आएगा स्फीयर का एरिया, स्फीयर का एरिया कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो ये 4 पाई r स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा इसको, तो r विल बी, अच्छा लिमिट छोटी a से लेके b तक, तो इसको इंटीग्रेट कर दो, रो अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन r की पावर -2 dr, रो अपॉन 4 पाई, तो ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन r की पावर -1 अपॉन 1 a से लेके b, तो r इक्वल्स रो अपॉन 4 पाई, माइनस को बाहर निकाल लिया, r की पावर -1 ऊपर नीचे आ जाएगा b से a, तो r विल बी माइनस रो अपॉन 4 पाई 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन a। मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, तो r विल बी रो अपॉन 4 पाई
1/a minus 1/b आंसर। ठीक है, मैंने माइनस को दे दिया। फर्दर अगर आप और लिखना चाहते हो तो r इक्वल्स रो अपॉन 4 पाई b minus a upon e. This is our final answer and this is the end of this video. Okay, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और वीडियो अच्छे लगे so please like, share and subscribe. Okay.